हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सफलता डिजिटल। और कल हमने चैप्टर स्टार्ट करा था 6 चैप्टर बायोलॉजी क्लास 10th, जिसका नाम था जैव प्रक्रम। उसमें कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें कई प्रोसेस देखी थी, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रेस्पिरेशन और भी कई प्रोसेस देखी थी हमने उसमें। और कल ओनली इंट्रोडक्शन था, आज उन प्रोसेस के बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस हमें यहाँ पर दी गई है पोषण। तो पोषण क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। और जैसा कि एनसीईआरटी में कुछ लाइन्स है, तो पहले हम इन्हें देख लेते हैं कि जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में भी हमें बाहर से पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। तो ये जो प्रोसेस है वो किसके अंतर्गत आती है? पोषण के अंतर्गत आती है। चाहे आप विकास ले लो, विकास के साथ आप प्रोटीन संश्लेषण ये यहाँ पर दे रखी है। प्रोटीन संश्लेषण, विकास, वृद्धि ये कब हो पा रही है? जब वो शरीर भोजन प्राप्त कर रहा है। तो यही क्रिया क्या कहलाएगी आपके लिए? पोषण। ठीक है। इसके बाद ये दिया गया है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। सभी जो सजीव हैं उनको पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें जो प्रोसेस होता है भोजन ग्रहण करने का, न्यूट्रिशन पाने का, वो उनकी विधियाँ सभी में अलग अलग होती है। कुछ जीव जो होते हैं वो अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। कोई भी स्वपोषी जीव स्वपोषी जीव है, ये सरल पदार्थ बनाते हैं। किसकी सहायता से? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देख लीजिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं? स्वपाशी। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिसमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? हरे पौधे हुए, पौधे और जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में खंडित करना अनिवार्य है, ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। यहाँ तो क्या, स्वपोषी में तो सरल पदार्थ है, इसको तोड़ने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। पर जो विषमपोषी होते हैं, देख लीजिए यहाँ पर हम देखेंगे। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में खंडित करना अनिवार्य है, ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। अब इन जटिल को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है, और इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? इस प्राप्त के जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? एंजाइम बोलेंगे। इसके कारण ही जो जटिल पदार्थ होते हैं वह सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। एंजाइम आगे हम ब्रीफली पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। विषमपोषी भी किस पर आश्रित होते हैं? परोक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। जंतु ले लो या कवक ले लो, ये सब विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। तो आगे देखेंगे हम। जो अभी हमने पढ़ा स्वपोषी जीव,
तो वो स्वपोषी जीव है, तो वो स्वपोषी पोषण कैसे लेते हैं, हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी भार के लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अब इस पर गौर करिएगा कि ये बोल रहा है कि स्वपोषी जीव है, वो ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करते हैं क्योंकि वह स्वपोषी हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी भार के लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड हैं, जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना रही है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि ये कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, अब जो ये कार्बोहाइड्रेट हैं वो शरीर में उपयोग नहीं हो रहा है, तो ये अब काय में परिवर्तित हो जाएंगे, मंड स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाते हैं। ये स्टार्च के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट काम में नहीं लिया जाता वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। देख लिए यहाँ पर लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में अब अध्ययन करेंगे कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। अब हम जो कुछ भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में उस पर व्युत्पन्न ऊर्जा का जो कुछ भाग है वो ग्लाइकोजन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, ये मैकेनिज्म दे रखी है, ये इसी के अनुसार होता है। इसमें 6CO2 + 12H2O, इसमें क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 6H12 ये ग्लूकोज बन गया है यहाँ पर, + 6CO2 + 6H2O। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इन लाइंस में कि अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करना। जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसका प्रकाश को अवशोषित करना, सबसे पहली प्रोसेस ये हो रही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना है। जो जल के अणु हैं उसका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये सेकंड प्रोसेस हो गई। थर्ड प्रोसेस क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो काय में परिवर्तित करा था वहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट में, और कार्बोहाइड्रेट जब वहाँ पर काम नहीं आ रहा था तो मंड और स्टार्च के रूप में स्टोर हो रहा था। ये बात को ध्यान रखना है। ये आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद एक दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे जो होते हैं वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा जो है अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं दिन में। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं के रंग में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं।
जब हम किसी भी लीफ का अनुप्रस्थ काट लेंगे और उसको हम माइक्रोस्कोप में डालेंगे तो हम देखेंगे कि उन पत्तियों पर कुछ छोटे छोटे हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे रंग के बिंदु एक कोशिकांग हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो ये दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो ये आप जो इसका प्रैक्टिकल है वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9th में हमने देखा था कि रंध्र की चर्चा की थी। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती की सतह पर जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ये गैसों का आदान प्रदान, अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने से भी होता है, जड़ से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, उनकी सतह से। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। जल ग्रहण कर रहे हैं तो जल की हानि भी इनमें होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। कोई भी पौधा है जिसको किसी समय पर कार्बन डाइऑक्साइड लेने की आवश्यकता नहीं होती तो जब ये छिद्र हैं तो ये बंद हो जाते हैं। देख लीजिए, आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का, देख लीजिए, छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं। जो ये कोशिकाएं हैं वो फूल जाती है तथा और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। ठीक है, इसी तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है तो छिद्र क्या है, बंद हो जाते हैं। देख लीजिए, इस डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है ये छिद्र का खुलना और बंद होना। और ये रंध्र हैं, यहाँ पर द्वार कोशिकाएं, ये सब द्वार कोशिकाएं विद डायग्रामेटिकली बताया गया है। क्लोरोफिल, हरित द्रवक, खुला तथा बंद। इन डायग्राम को ध्यान रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं उपरोक्त दो क्रियाकलापों के आधार पर। प्रैक्टिकल को आप देखिएगा, आप करके देखेंगे तो क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तक हम ये चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। अभी हमने आगे पढ़ा, स्वपोषी जीवों के बारे में भी पढ़ा और स्वपोषी पोषण के बारे में भी पढ़ा। लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम शरीर के अन्य पदार्थ में मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इस चीज़ को आप अंडरलाइन करेगा। नाइट्रोजन जो है एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। जो अकार्बनिक नाइट्रेट है, अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। उन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनते हैं। ठीक है, ये पूरी यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। नाइट्रोजन से यहाँ तक ये मेन चीज़ें हैं, ये पूछ ली जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण।